जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों या उससे अफिलिएटेड कॉलेज यानी उससे संबंधित दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं जो भी बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप लोगों का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का एग्जाम होने वाला है 11 दिसंबर 2024 को। तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने चूज़ किया है, बहुत ही अच्छी जगह पर आए हैं। देखिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है, पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप बाकी 3 सेमेस्टर जो बचे हैं, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर, आप हमारे साथ इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुड़े रहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे 5th सेमेस्टर के और 1st सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में जो पेपर का नाम है, ठीक है, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकेंड, ठीक है, जिसका पेपर कोड है EDU 202। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी क्लास होने वाली है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपने EDU 201 देख करके गए होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसे सॉल्व कराया था। मैं ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लासेस भी कराता हूँ, आपके सिलेबस भी कंप्लीट कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइएगा, देखिएगा। मैंने आपके क्लासेस भी कराए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके क्लासेस भी मैंने कराए हैं, तो आप लोग क्लासेस भी देख लीजिएगा, ठीक है। और भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा, अभी 11 तारीख को, ठीक है। चलिए, ध्यान से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड है EDU 202, ठीक है। बाकी आप लोग अपने पेपर का नाम भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, थोड़ा सा इसमें समझाते भी चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोरोकिन ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना? तो जो सोरोकिन महोदय हैं, ये सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है, ये व्यावसायिक को माने हैं, राजनैतिक को और आर्थिक को भी, यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और प्रोफेशन, इन सभी को सोरोकिन महोदय ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंग में परिवर्तन करना क्या है? सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक परिवर्तन है या सामाजिक स्तरीकरण है? तो आप लोग खुद पढ़ कर के क्वेश्चन को आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि जो व्यक्तियों के कार्य करने की एवं विचार करने की ढंग में जो परिवर्तन करना होता है, वह क्या होता है? सोशल चेंज होता है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है? तो देखें, इसमें आपका प्राविधिक सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत है और चक्रीय सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत आपके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है, लेकिन ब्रांचिंग थ्योरी किसी भी प्रकार का नहीं होता है, यानी शाखीय थ्योरी आपका किसी भी प्रकार का थ्योरी नहीं होता है। बाकी साइकिल थ्योरी, लाइनर थ्योरी और टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ये आपका होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे फेमस है आपका चक्रीय सिद्धांत, बहुत ही फेमस है, ये 6 सेमेस्टर तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा 6 सेमेस्टर में चक्रीय सिद्धांत को, ठीक है। चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, ये दोनों बहुत ही फेमस है और सबसे ज़्यादा फेमस है चक्रीय सिद्धांत। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा, चक्रीय सिद्धांत को ओसवाल्ड स्पेंगलर ने दिया था, ठीक है। उन्होंने साल 1918 में, कब? 1918 में, ठीक है। उनकी एक किताब थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। उन्होंने इस किताब में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, चक्रीय सिद्धांत को, कौन? ओसवाल्ड स्पेंगलर महोदय ने, ठीक है। किस किताब में? तो द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कब किए थे? 1918 में, ठीक है, चक्रीय सिद्धांत को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है आपका साइकिल थ्योरी, ठीक है। चले, अगला प्रश्न देखेंगे, साइलिक थ्योरी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट था, तीसरे का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, ये आपके सामाजिक गतिशीलता का प्रकार है। दूसरा है असाधारण गतिशीलता, ये आपके सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है दोस्तों।
बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी आप लोग देख लीजिए सामाजिक गतिशीलता का आधार कौन कौन सा होता है, सोशल मोबिलिटी का प्रकार कौन कौन सा होता है, अंतर पीढ़ी गतिशीलता होता है यानी इंटर जनरलाइजेशन मोबिलिटी होता है, अपवर्ड मोबिलिटी होता है और वर्टिकल मोबिलिटी होता है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और विषम स्तरीय गतिशीलता ये तीनों आपके सामाजिक गतिशीलता के प्रकार हैं। बाकी असाधारण गतिशीलता ये सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है, तो ये भी आपको जीएस घुरिये जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। जीएस घुरिये हो गए, इरावती कर्वे हैं, ये सभी भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है इनके बारे में। अच्छा, जो जीएस घुरिये दोस्तों ये जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वो 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं देखें, इन्होंने पहला जो दिया था, पहला है सामाजिक संगठन, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है आपका व्यवसाय, चौथा है सामाजिक स्तरीकरण और पांचवा है धर्म और छठा है शुद्धता और अशुद्धता। ये 6 प्रकार की जाति की विशेषताओं का वर्णन किए हैं जीएस घुरिये। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जब आपके कॉलेज में वाइवा होता है तो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, या 3 भारतीय समाजशास्त्रियों के, या 5। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह के संरक्षण में रहकर गतिशीलता प्राप्त करता है तो इसे किस प्रकार की गतिशीलता कहते हैं, तो इसे प्रदत्त गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखते चलेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। पिछले ही साल का पेपर है तो इस साल से कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आपके एग्जाम में प्रश्न ना आए। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और मॉडल पेपर तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ही। ठीक है, चले 7वां प्रश्न है आपका, ध्यान रखेंगे। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर आंसर की पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर अपना फ़ोटो खींच करके पेपर का भेज सकते हैं, मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो सारी सुविधाएं हैं बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत समाज में स्तरीकरण का आधार रहा है, तो ये रूढ़िवादिता रहा है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। 8वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का मुख्य कारण है। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उसमें परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वह युग की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8वें का। चले प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो देखें आपका महत्वाकांक्षा का निम्न स्तर ये आपके सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है, शिक्षा भी करता है, आर्थिक समृद्धि भी करता है। तो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है, जनसांख्यिकी प्रक्रिया। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है, ये आपका सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चले 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, ईएसडी। ठीक है, ईएसडी के संदर्भ में आजीवन सीखने की अवधारणा से तात्पर्य है, यानी ईएसडी। ठीक है, ईएसडी ध्यान रखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईएसडी एम्फेसिस। ठीक है, ईएसडी के संदर्भ में आजीवन सीखने की अवधारणा से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखेंगे, बदलती स्थिरता चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए जीवन भर निरंतर सीखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 10वें का। चले 11वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सकल नामांकन अनुपात निम्नलिखित में से किसका सूचक है, तो यह आपका विद्यालयी सहभागिता का सूचक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, स्कूल पार्टिसिपेशन का आपका हिस्सा है। चले अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर। ठीक है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है प्रयागराज में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 12 का।
अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। श्री प्रकाश समिति की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर या फिर दिसंबर में हुई थी, दोनों में, ठीक है। 17 से 18 नवंबर और 20 से 21 दिसंबर 1959 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है। ये बैठकें कहाँ हुई थी, ये भी पूछता है कि श्री प्रकाश समिति की जो स्थापना हुई थी ये 1959 में हुई थी, तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी, बॉम्बे में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, इसमें 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी गुणवत्ता का सूचक नहीं है। तो देखिए सूचक कौन सा नहीं है, शिक्षक छात्र अनुपात, ये भी विद्यालयी गुणवत्ता का सूचक होता है। लिंग समता सूचक, ये भी विद्यालयी गुणवत्ता का सूचक है। प्रशिक्षित शिक्षकों का सूचक, ये भी आपका विद्यालयी गुणवत्ता का सूचक है। मानसिक स्वास्थ्य दोस्तों, ये आपका विद्यालयी गुणवत्ता का सूचक नहीं है। कैसे नहीं है सर जी, तो देखें विद्यालय गुणवत्ता के सूचक वे कारक होते हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता और उसके संचालन को मापने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक छात्र अनुपात, ये क्या मापता है, तो यह मापता है कि एक शिक्षक पर कितने छात्र हैं, यानी एक जो टीचर है उस पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और लिंग समता सूचक, ये क्या मापता है, यह शिक्षा में लिंग आधारित समता का मूल्यांकन करता है, यानी कितने छात्र हैं और कितनी छात्राएं हैं, ठीक है। प्रशिक्षित शिक्षकों का सूचक, ये क्या मापता है सर जी, तो यह मापता है कि विद्यालय में प्रशिक्षित यानी पढ़े लिखे और योग्य शिक्षकों का प्रतिशत कितना है। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक पहलू है जो विद्यालयी वातावरण को प्रभावित कर सकता है, परंतु इसे सीधे विद्यालयी गुणवत्ता के सूचक के रूप में नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या ड्रॉप आउट का कारण है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा कि कोई फेमस हो जाता है तो वह कहता है कि मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। तो ड्रॉप आउट का मतलब यही है, वो कॉलेज या विद्यालय या स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या ड्रॉप आउट का कारण है। आर्थिक तंगी के कारण लोग स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। शिक्षा में रुचि का अभाव, यानी पढ़ने का मन नहीं करता है तो भी छोड़ देते हैं। घरेलू गतिविधियों में संलग्नता, ठीक है, ये भी होता है, यानी जो इंगेजमेंट इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी है, अकेले हैं, खेत को बोना है, धान है, गेहूं है, ये सभी काम करने हैं, ये सभी क्या हैं आपके, ठीक है, कॉलेज स्कूल, ये सभी इन्हीं की वजह से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत से बच्चे हैं हमारे जो किसान के घर से हैं, ठीक है, खेती करते हैं, उनके माता पिता अभी भी वो भी करते हैं। चलें प्रश्न नंबर आपका 16 क्या है, निम्नलिखित में से विकास का सामाजिक संकेतक कौन सा है। विकास का सामाजिक संकेतक साथियों क्या होता है, हेल्थ होता है यानी स्वास्थ्य होता है, रोजगार दर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट होता है आपका, लैंगिक समानता होता है, जेंडर इक्वालिटी होता है, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपके विकास की सामाजिक संकेतक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 का उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षा विकास का सशक्त साधन है, बिल्कुल शिक्षा जो है विकास का सशक्त साधन है। शेरनी, देखिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना दहाड़ता है, ठीक है। और इसके हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। शिक्षा विकास का सशक्त साधन है, जितना पढ़े लिखे रहेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे। शिक्षा एक उपयोग है, बिल्कुल है, ठीक है। एजुकेशन इज ए कंसप्शन, 17 का सॉरी बी, इसमें भी आपका ये भी कथन सत्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, शिक्षा एक निवेश नहीं है, बिल्कुल देखिए एजुकेशन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शिक्षा एक निवेश नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी शिक्षा द्वारा सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में जो गोला लगाएंगे वो सी पे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी निर्धन व्यक्ति का धनवान बन जाना, यानी कोई गरीब है वो अमीर बन गया, किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है। तो यह दोस्तों अपवर्ड मोबिलिटी है, क्या है, आरोही गतिशीलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपवर्ड मोबिलिटी पढ़ करके आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति है धनवान कैसे बन गया, अपवर्ड मोबिलिटी, आरोही गतिशीलता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा में ESD का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक स्थिरता, चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहिए, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है, यह रक्षक है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, सन 1979 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो समता का अधिकार है यह आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18 तक, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, इसमें जो आपका बी ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। और जो आपका इसमें, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बताया आपको ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा, देखें अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए यहाँ इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं कह रहा था देखिए पूछा जाएगा, पूछ लिया ना, तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह आपका समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है? हमारा समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथियों, ये किस में है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में है, ठीक है। और पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है हमारा, कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसे एक बार पीछे करके फिर सुन लीजिए, ठीक है। चले, तो इसमें राइट आंसर क्या है सर जी? तो 22 का राइट आंसर आपका ए है, ठीक है, समानता का अधिकार है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको गहराई से हमेशा पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, एक ही बार पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है, देखें निम्नलिखित में से कौन विद्यालय संगठन का उद्देश्य नहीं है? देखें विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाना ये आपके विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। विद्यार्थियों को स्वशासन का अवसर देना, यानी टू गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ गवर्नेंस, यानी खुद के बारे में, ठीक है, खुद को जाने पहचाने, खुद मजबूत हों, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को स्वशासन का अवसर दिया जाता है। सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तब विद्यार्थियों को केवल बौद्धिक विकास का अवसर देना, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी डी ऑप्शन में आपको OMR सीट में डी ऑप्शन आपको गोला लगाना है। चले 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विद्यालय संगठन का सिद्धांत नहीं है? चले देखते हैं। लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये आपका विद्यालय संगठन का सिद्धांत होता है, ठीक है। उपलब्ध संसाधनों एवं के न्यूनतम उपभोग का सिद्धांत, ये यानी प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोर्स, ये नहीं है, ठीक है। ये आपके विद्यालय संगठन के सिद्धांत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। 24 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इन तीनों को याद रखिएगा, लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और आपका उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, ठीक है। ये आपके यानी देखिए बी और डी वाले में एकदम सेम ही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, उपलब्ध संसाधनों का न्यूनतम उपभोग सिद्धांत, ये आपके
विद्यालय सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। विद्यालय सिद्धांत का हिस्सा है उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत है, ठीक है, अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षा को विकास का सूचक माना जाता है? किस कारण से भैया? तो शिक्षा देने की शिक्षा देश की आर्थिक अभिवृद्धि में योगदान करती है, बिल्कुल ठीक है। ये इस कारण से शिक्षा विकास का सूचक माना जा सकता है, ठीक है। शिक्षा सामाजिक विकास में योगदान देती है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलें अगला देखते हैं क्या है, शिक्षा से राजनीति भागीदारी बढ़ती है, ये भी आपका राइट है, यानी 25 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या है, ठीक है, देखिए 25 का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षा को विकास का सूचक माना जाता है? इन तीनों से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें निगेटिव नहीं दिया है, यानी नहीं कोई नहीं दिया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी आपके सत्य हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है? दूरस्थ शिक्षा माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम क्या है? तो वो है आपका ओपन स्कूल, ठीक है। मुक्त विद्यालय होता है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, मुक्त विद्यालय होता है, विश्वविद्यालय बार बार याद आ रहा था, ठीक है। मुक्त विद्यालय है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय भी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं वही बोलना चाह रहा था, लेकिन ऑप्शन में आपके दिया नहीं था, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो गया। प्रश्न नंबर 27 आप लोगों का पूछा गया है, कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? देखिए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या राज्य का तत्व होता है, गवर्नमेंट सरकार भी आपके राज्य का तत्व होती है, टेरिटरी यानी प्रदेश आपका राज्य का तत्व होता है, उद्योग यानी इंडस्ट्री आपके राज्य का तत्व नहीं होता है। सर जी राज्य का तत्व माने क्या हुआ? देखिए राज्य के जो तत्व हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है। सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन है, एजुकेशन में पूछा है, कोई बात नहीं, एजुकेशन में भी पूछता है और ये पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, सरकार, यहाँ पे प्रदेश दिया है, ठीक है, तीसरा आपका क्षेत्र होता है, और जो चौथा होता है दोस्तों वो आपकी संप्रभुता होती है, ठीक है। क्या होती है? संप्रभुता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथा आपका क्या होता है? संप्रभुता, ठीक। ये 4 तत्व होते हैं राज्य के, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन में भी ये तीनों सब्जेक्ट में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य है। सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य क्या होता है? तो संस्कृति एवं सभ्यता का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों का पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए? चलिए देखते हैं। बिल्कुल देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है, आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, राइट टू एजुकेशन इम्पोर्टेंट इन इंडिया। क्यों महत्वपूर्ण है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, वो भी निःशुल्क, ठीक है, ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा, निःशुल्क होता है यह शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस स्थापित किए गए हैं? 17 किए गए हैं, कॉमन क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? यानी पुराने समय में जब पढ़ाई होती थी तो उस समय पढ़ाई का मतलब क्या था? जैसे आज अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ की नौकरी के लिए, बिजनेस करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन काल में भी आपको पढ़ाया जाता था, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ाया जाता था? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ाया जाता था, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए पढ़ाया जाता था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? बताने का प्रयास करेंगे ये किस पर केंद्रित होता है, ठीक है। देखिए पूछा क्या है, द यूएन
ठीक है। द यूएन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स प्राइमरी फोकस, ठीक है, प्राइमरली फोकसेड ऑन, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए भैया। बिल्कुल, देखें ये आपका स्थित होता है अत्यधिक गरीबी और संबंधित मुद्दों को कम करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लिए शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। सतत विकास के लिए शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है अंतः विषय शिक्षा और सिस्टम सोच को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी GCED के अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है इसकी, तो वैश्विक परस्पर निर्भरता की समझ और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 34 का। 35 नंबर प्रश्न क्या है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई। तो कैसी संकल्पना की गई है, मिलीनियम डेवलपमेंट, ठीक है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई। तो ध्यान रखेंगे महिला पुरुष समानता के लिए की गई, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए। उपरोक्त सभी के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। चले ठीक है, अब सही है, अब बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई है, तो इन सभी में ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चले 35 हो गया। चले ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, मानव संसाधन के विकास का प्रमुख अभिकरण है। मानव संसाधन के विकास का प्रमुख अभिकरण कौन सा है, तो प्रमुख अभिकरण है आपका एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा बुक्स में या फिर और कई जगह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वो आपका होता है जियोग्राफिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, भौगोलिक, जैविक और सांस्कृतिक कारक, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे पिछले 2 सेमेस्टर में, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का स्रोत नहीं है। तो देखिए इसमें जो इमिग्रेशन है दोस्तों, ठीक है, जो अप्रवास है, ये आपका ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का स्रोत नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछेगा अगर कि ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का स्रोत कौन है, तो क्या कहेंगे, शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, व्यावसायिक संगठन, ठीक है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी क्या हैं आपके ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का स्रोत हैं। अप्रवास नहीं है, इमिग्रेशन, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 39 क्या है, सतत विकास के क्या अभिप्राय हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दोहन करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सस्टेनेबल सतत विकास मतलब यही होता है जो हमारे पास संसाधन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल है, तो हम उसका इतना अधिक उपयोग ना कर लें कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो उसका उपयोग ही ना कर पाएँ। तो ऐसे ही सतत विकास का मतलब यही है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग उतना ही करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। यही मतलब होता है। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने के कई स्रोत हैं, ठीक है। चलें देखें, लिंगीय विभेद का कारण है। लिंगीय विभेद का कारण क्या है, जागरूकता में कमी है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, अशिक्षा है, ठीक है, और क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं। ये सभी क्या हैं आपके लिंगीय विभेद का कारण है। लिंगीय विभेद मतलब समझ रहे हैं, लिंग यानी तुम स्त्री हो, हम पुरुष हैं, ये आपका लिंगी विभेद हो गया। जेंडर बाइनेसिस, ठीक है, ये आप कह सकते हैं जैसे भिन्न भिन्न तरीके से आपके समाज में कई प्रकार के वर्ग हैं, जाति हैं, इन सभी में भिन्नता क्या है आपके लिंगी विभेद के कारण आप इस लिंगी विभेद में आप इसे रख सकते हैं। और ये सभी है, अशिक्षा है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जागरूकता की कमी है, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ये सभी आपके लिंगी विभेद का कारण है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा ऐसा होता है अभी गांव में कि लड़कियां काम नहीं करेंगी,
सिर्फ लड़के काम करेंगे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से सामाजिक गतिशीलता का कौन सा सिद्धांत वेबर द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है सामाजिक परिस्थिति का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल स्टेटस, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? आर्थिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है बताने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक कौन नहीं है? देखें जो आपका इसमें बताने का प्रश्न, बिल्कुल देखें जो आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, जो जनसंख्या में वृद्धि है, आपके आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक नहीं है। बाकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आर्थिक कल्याण है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, हेल्थ है और एजुकेशन, ये सभी आर्थिक शिक्षा के सूचक हैं। ठीक है, चलें, जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है भैया। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना नहीं है। बिल्कुल देखें जो सामाजिक परिवर्तन है ये एक सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, नहीं है, नहीं है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती। बिल्कुल राइट है, सामाजिक परिवर्तन की जो गति है कहाँ एक समान है। अभी कुछ साल पहले अभी चल रहा थे आपके समाज में कुछ और गीत गाए जा रहे थे, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं गा रहे हैं, डीजे चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन आपका होता रहता है। ठीक है, पहले कैसे कपड़े पहनते थे, प्रेजेंट टाइम में कैसे पहन रहे हैं, तो समाज में स्थिरता नहीं है। ठीक है, ये दिन ब दिन बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, एक व्यक्ति कानपुर से आकर गोरखपुर बस जाता है, यह गतिशीलता का एक उदाहरण है। बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, यानी बी और सी करेक्ट है, ऑप्शन में डी में दिया होगा, बी और सी आपके दोनों राइट हैं। ये क्या भैया, उपरोक्त सभी कथन सत्य नहीं, इसमें बी और सी केवल करेक्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन उपरोक्त सभी कथन सत्य यहाँ पे दिया है, तो हो सकता है देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में भी नॉट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी नहीं लिखा है, तो बी और सी आपके दोनों करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसा सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका OMR सीट होगा डी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन पे आप OMR में भर देंगे। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कुछ न कुछ क्वेश्चन एक आध दो ऐसे मिल जाते हैं जो गलत आपके जानबूझ के कर दिए जाते हैं, ताकि 50 में 50 पूरा ना पा पाएँ, पूरे आपके सही ना हो, या फिर 100 में से 100 पूरे ना सही हो, कुछ न कुछ गलती ज़रूर होती है। ठीक है, चलें, या हो सकता है गलती हो गई हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य है, सामाजिक स्तरीकरण का। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य होता है सोशल इनक्वालिटी, सामाजिक असमानता। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सोशल इनक्वालिटी, सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है सामाजिक असमानता। चले देखिए एक ही बार में आप पढ़ ले रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल 1944 में। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जो आपका जातियों की संख्या में वृद्धि होना, ठीक है, ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन एक खुले समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार नहीं है? तो जो आपका कास्ट होता है, जाति होती है, ये खुले समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार नहीं है। बाकी शिक्षा, कुशलता और योग्यता, ठीक है, एजुकेशन, इफिशियंसी और एबिलिटी, ये आपके सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार होते हैं। कास्ट नहीं होता है, जाति। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कास्ट जाति जाति करते रहेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, और जो जाति जाति नहीं करेगा आपसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जात पात सभी भेदभाव खत्म करके अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करिए। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है आपका क्या है, देखिए निम्नलिखित में से अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? तो अनेकता में एकता का जो विचार है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अनेकता में एकता का विचार दिया है। अच्छा, पूछता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, अनेकता में एकता का विचार किस किताब में दिया है? तो अब आप क्या करेंगे,
तो आप कहेंगे सर बताया ही नहीं। ऐसा नहीं है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी किताब में उन्होंने अनेकता में एकता शब्द का विचार दिया था। और पूछता है कि ये किताब कब लिखी गई थी? 1946 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न है 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। किसने कहा एक वर्ग स्वयं में एक समुदाय की रचना नहीं करता? ठीक है, करवा करता लिखे। ये इंग्लिश वाला देख लीजिए। हु सेड ए क्लास डज नॉट इन इटसेल्फ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिटी? मैक्स वेबर हैं या शुम्पीटर हैं या फिर डेविस हैं या कार्ल मार्क्स हैं? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखें, इसका राइट आंसर मैक्स वेबर है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का, ठीक है। चलिए इच्छा से देखें, कभी कभी हो सकता है मुझे उतना दिखाई भी नहीं पड़ता है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा धुंधला रहता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। चले 50 नंबर प्रश्न क्या है? सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। जो सोरोकिन महोदय हैं, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। सर जी, जो आपके जो सोरोकिन महोदय हैं, सामाजिक गतिशीलता के सर जी 2 प्रकार बताए हैं, तो वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला इन्होंने जो दिया है वो है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। क्या है? आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज सामाजिक, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। और दूसरा इन्होंने दिया था, ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया था लंबवत, ठीक है, लंबवत, लंबवत सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता, ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो सोरोकिन महोदय ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और दूसरा है लंबवत सामाजिक गतिशीलता। 2 प्रकार की इन्होंने गतिशीलता बताए हैं समाज को लेकर के। इसमें आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों। इसी तरह से मैं 4th सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।